हाँ साहब, चलाए कॉन्सेप्ट चलाए बच्चों। ठीक है, तो हमने ये था कि कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे बच्चों। होमवर्क के कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन मार्केट में थे? बीबी नंबर बीबी नंबर बीबी नंबर 9 निकालो बच्चों। पूछना कुछ? एक्सरसाइज 20 कर दो, 20 कर दो, 20। अरे यही 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 पर यही करना है। नहीं, मैं उसको उस पर कर दूंगा, वाइट पर। इसमें क्या मिड में होता है तो ठंड ज्यादा लगती है। फ्लो, एयर फ्लो को वाइट कर दूंगा। इसको मत, अरे इसको क्या कर रहे हो? कर दिया मैंने। अच्छा, क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक। हाँ साहब, एक्सरसाइज 1 में क्या थे क्वेश्चंस? 51 से 60, 51 से 55, 53, जाना बेटा। 53। अरे यार, छोटू का इसको अपन बड़ो इतनी जोर शोर से बता रखा है। 55 तक कोई क्वेश्चन? 25 कहां से? 51 से नहीं, अभी गया गया 55, 55 टू कॉइल्स दी हुई हैं। 24 से डिस्कस नहीं हुआ है? अच्छा अच्छा, तो 24 से लो फिर। 24 से 30, 25 वही है, मैंने आपसे कहा है प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, ग्रोथ एंड डिके। अब बातचीत बंद कर दें। ग्रोथ एंड डिके वाला जो टॉपिक है, प्लीज प्लीज बाबा बोल रहा हूं, इसको कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग के साथ पढ़ें। वहां के भी क्वेश्चंस करें, यहाँ के भी क्वेश्चन साथ में ही करें। क्योंकि रीजन ये है, जैसे वहां पर चार्जिंग में कोई भी जो चार्ज की वैल्यू Q नोट बाय एन आपको सिखाई थी, 1/n कितनी देर में होती है, वो वैल्यू आपको सिखाया था बच्चों। ब्लर है। आप लोगों को बताया रखा है, ये सीधा फॉर्मूला वहां से उठाना था। अगर Q नोट बाय एन होता है तो फिर टाइम होता है टो एल एन एन अपॉन n-1 चार्जिंग के वक्त। इसी तरह से यहां पे भी करंट का फॉर्मूला होगा। अगर ऐसा बनता है, करंट 1/n होता है, तो यहां पर भी ग्रोथ में जो होगा वो L/R एल एन एन अपॉन n-1, जहां पर डिपेंड करता है कितना बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में वो बोल रहा है एनर्जी जो है वो 1/4 हो जाती है। अब एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर है, एनर्जी हाफ एल आई नोट स्क्वायर है, बाय 4 है। तो अगर आप हाफ एल से हाफ एल कैंसिल हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नोट बाय 2। ये मैंने आपको वहां पे भी समझाया था। एनर्जी का 1/4 होने का मतलब वहां था चार्ज का हाफ होना। यहां एनर्जी का 1/4 होने का मतलब है करंट का क्या होना, हाफ होना। यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। उसको यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। प्लीज ध्यान से रखें, मैं फिर बोल रहा हूं, इन क्वेश्चंस को वहां के क्वेश्चन के साथ करना है जब भी पढ़ना है। वहां के जो क्वेश्चंस थे उनमें एल हो ऐसा सोच के वो वाले क्वेश्चंस भी करने। ये दिमाग आप, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं, कुछ जो डिफरेंट थे वो मैंने कराए थे आपको। 30 तक कोई क्वेश्चन? 31 से 35, 31 ये सेम क्वेश्चन। 31 9/10। अब वो 9/10 मतलब एन की वैल्यू होगी 10/9।
35 तक कोई क्वेश्चन? ड्यूरिंग पॉइंट 1 इंड्यूस करंट 1.5 E is equal to minus L del I by del T. E is equal to जो उसमें आएगा वो IR है। बस किसने पूछा था? फाइनल करंट दिया हुआ है, इनिशियल करंट दिया हुआ है, L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, I पूछा। 36 से 40 ये चल रहा है, चल रहा है। 36 से 40 39। 37 कितने टाइम में हो जाता है? 37% कितने टाइम में हो जाता है? टाइम कांस्टेंट L by R। 41 से 40 चौक कॉइल का सरनेम क्या है? अरे चौक कॉइल का सरनेम क्या है? कॉइल। और कॉइल में हमेशा आप सब जानते हैं कॉइल जब होती है तो एनर्जी कौन सी होगी? मैग्नेटिक एनर्जी। चौक वर्ड पे मत जाओ, उसके सरनेम पे जाओ। 41 से 45 40 आप कौन से बोल रहे हैं? 42 43 अगर आप दो कॉइल हैं उनको कनेक्ट करोगे, है ना, एक को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो करंट हमेशा, बैटरी जुड़ने पर करंट क्या होता है? बैटरी जुड़ने पर करंट कांस्टेंट होता है। जीरो से करंट हमेशा क्या होना चाहता है? इंक्रीज होना चाहता है। इंक्रीज तो हमेशा क्या होता है? रिपल्शन। इंक्रीज तो उल्टा तो रिपल्शन। तो बैटरी से जब भी कनेक्ट किया जाएगा हमेशा रिपल्शन, काफी देर बाद कांस्टेंट, और खोलेंगे तो फिर डिक्रीज कांस्टेंट लगता है। 45 कौन पूछ रहा है? जिस तरह से बच्चों एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी, ऐसे यहां पर एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ के साथ जगह हाफ, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, और यहां पर बी स्क्वायर। 46 से 50, 51 से 55, 56 से 60, 55। अच्छा ये क्वेश्चन भी चल रहा था। टू कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, फर्स्ट कॉइल में करंट दिया हुआ है, सेकंड कॉइल में मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ये अपने क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया है। देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल वर्ड आ गया, इसका मतलब E2 इज इक्वल टू माइनस MdI1 बाय dt, और E2 इज इक्वल टू M की कैश वैल्यू दी हुई है, उसमें कैश I1 दिया है I0 200 पाई, 100 पाई। इक्वेशन दी है 2 साइन ओमेगा की जगह 100 पाई दिया है, ये इक्वेशन उसने दी है। इसको डिफरेंशिएट, याद है क्वेश्चन ऐसा कराया था मैंने डिफरेंशिएट करने वाला, जिसमें पीक वैल्यू दी हुई थी और आपको डिफरेंशिएट, तो DI1 बाय dt इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2 cos 100 पाई t इंटू 100 पाई, ये इसका डिफरेंशिएट आएगा, बाकी फिर हम निकाल सकते हैं। 55 तक कोई क्वेश्चन? कौन सी टाइम की वैल्यू? मैक्सिमम बोल रहा है वो तो, cos 0 मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम मतलब cos 0 मतलब cos 0 कितना होगा? 1। 61 से 65, 66 से 69, 57। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सुनो अब ध्यान से, ये देखें, बताएं कौन सा फॉर्मूला यूज में लोगे? फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के टर्न्स दिए हुए 100,
सेकंड, ये क्या दिया है इसका मतलब, और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स दिए हैं 500, ठीक है। और बोलो ये क्या दिया है, बोलो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स, बोलो ये क्या है, एनपी, ये क्या है। और प्राइमरी कॉइल में बैटरी लगाई मान लो 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, तो ये क्या दिया है, बोलो प्राइमरी कॉइल में बैटरी लगाई कितने वोल्ट की, वीपी। और आपसे पूछा लोड वोल्टेज क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, जल्दी बोलो कौन सा फॉर्मूला काम में, फॉर्मूला बोलो, वीएस अपॉन इज इक्वल टू एनएस अपॉन, यस और नो, जल्दी बोलो बच्चों। आइडियली ये तो जनरल है, ये तो हमेशा काम करेगा चाहे आइडियल हो या ना हो। जो चीज जनरल है तो वो तो हमेशा ही काम करेगी। अरे यस और नो, तो आउटपुट वोल्टेज बोलो कैसे निकालोगे, कितना होगा, ये क्या हुआ, आंसर कैसे आ गया, जीरो कैसे आ गया, कोई बच्चा इस पे प्रकाश डालेगा, क्या बेटा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा है। ऐसा माहौल बना देंगे ट्रांसफॉर्मर का कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ये, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल ये, और प्राइमरी कॉइल में 10 वोल्ट की, और धीरे से बोल देंगे क्या लगा दी, बैटरी। क्या लगा देंगे बच्चों, बैटरी का मतलब कौन सा करंट हो जाएगा, डीसी। और याद करो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के लिए लगातार करंट का क्या होना जरूरी है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन होता कब है, करंट फ्लो से या करंट में चेंज से। और यहां पर अगर आपने ध्यान रखना, एक डीसी सोर्स लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, कभी भी ऐसा आ जाए ट्रांसफॉर्मर किसमें काम करता ही नहीं है। डीसी में क्या होगा, करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब प्राइमरी कॉइल में करंट तो फ्लो करेगा लेकिन चेंज, तो फिर आउटपुट कोई आएगा, सेकेंडरी कॉइल में कोई ईएमएफ ही नहीं आएगा, तो बताओ वीएस आउटपुट कितना होगा, जीरो। इसी तरह का क्वेश्चन है 57, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर वर कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी से कनेक्शन होंगे, द करंट इन इट, जल्दी बोलो बच्चों, बोलो करंट इन इट रिमेन्स कांस्टेंट। इस क्वेश्चन का तो उतनी क्वालिटी नहीं है जितनी इस क्वेश्चन में दिख रही है। ये अच्छे से माहौल बनाता बच्चा 100। और आप याद करो वीएस बाय वीपी एनएस बाय एनपी जो होगा ना, उससे जो आंसर आएगा वो भी दे देंगे चार ऑप्शन में, तो बच्चा और खुश हो जाएगा, चलो यार एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, चलो एक तो सॉल्व हुआ। अब वो भी गलत हो, 60 तक कोई क्वेश्चन, 61 से 65, 60 वॉट इनपुट 60 वॉट आउटपुट, खत्म, मैंने बता रखा क्लास में, सोचना ही नहीं है। 65, 66 से 69, 66 से 69, एक्सरसाइज 3 में कौन से दिए थे, अच्छा अब तो सारे हैं, वो कल के लिए बोलोगे। एक्सरसाइज 2 और हाँ 60 बता दो दिया अभी, अच्छा 65। हाँ बच्चों इधर देखो, बोलता दिया अभी अभी बताया, अभी बताया इनपुट पावर आउटपुट पावर क्या होती है बराबर। लेकिन 62 जो मैंने बताया उसमें था 60 वॉट, लेकिन 63 क्वेश्चन में है वो पी। अब कैसे कैसे, चलो बताओ बच्चों, आंसर देना। एक ट्रांसफॉर्मर की इनपुट पावर है 100 वॉट, कितनी है, और आउटपुट पावर है उसकी 90, 110, 120, 150 वॉट। जल्दी बोलो कौन सा आंसर आएगा, बोलो कौन सा आंसर आएगा, जल्दी बोलो।
क्यों आया 90? क्योंकि अगर 100 वॉट इनपुट है तो आउटपुट तो उससे ज्यादा होगा नहीं, लॉसेस ही होंगे, तो कितना बचेगा? 90 वॉट। यस और नो? यानी नेचुरली अगर कोई ट्रांसफॉर्मर देखा जाए, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर, उसमें आउटपुट हमेशा ही क्या आएगा? सेकेंडरी कॉइल में कम ही आएगा। अगर इन्हीं ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे होते हैं 100, 90, 120, 150, अब क्या आंसर आता? बोलो तब आंसर क्या आता? क्योंकि कुछ नहीं कहा जाए तो क्या माना जाएगा? आई। फिर बोले एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर में, तो फिर आंसर क्या आएगा? 90। लेकिन कुछ नहीं कहा जाए तो प्रेफरेंस क्या जाएगा? 100। बस बात खत्म। इस हिसाब से 65 में हमेशा आप देखें सेकेंडरी कॉइल में पावर हमेशा क्या रहेगी? कम। एक्सरसाइज 3। अच्छा, एक्स सेकेंड एंड थर्ड कब क्या है? कल की बात है। चलो ठीक है। क्लास में मैंने एसी की कुछ डायग्राम बनाए थे बच्चों, उनमें से पहले दो तो एसी, तो इसका मतलब वो क्या है? डीसी। एसी नहीं तो फिर वो है नहीं, वो तो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 60 वॉट इनपुट तो 60 वॉट आउटपुट, लेकिन अगर पी वॉट इनपुट तो अब क्या करें? कहां जाएं? अब बच्चा मुस्कुरा रहा है, बुरा नहीं मान रहा है, मैं इतना बोल रहा हूं। अब आप नहीं, अभी कुछ नहीं बच्चों, कौन सा है? देखो बच्चों, ये है बच्चों डीसी। फर्स्ट वाले के नीचे लिख लेना डीसी, ठीक है। सेकंड वाला जो था बच्चों, डीसी, देखो बच्चों, खास बात यह है कि अगर हम एसी और डीसी में समझें तो कुछ बच्चों की एक बहुत बड़ी गलती है, जरा ध्यान से देखना। वो क्या समझते हैं? वो सोचते हैं कि अगर करंट कांस्टेंट है तो डीसी, करंट वेरी करे तो वो डीसी नहीं है, ऐसा बच्चा सोचता है, जो कि गलत है। क्योंकि डीसी का मीनिंग कुछ और है। डीसी का पूरा मतलब है बच्चों यूनी डायरेक्शनल करंट। क्या मतलब है यूनी डायरेक्शन? मतलब बच्चों एक ही डायरेक्शन में रहने वाला करंट, बस यही है। और ग्राफ में पता कैसे लगेगा कि एक ही डायरेक्शन में? अगर सारा हिस्सा किधर रहता है? ऊपर, या सारा हिस्सा किधर रहता है? नीचे। इसका तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। ये पूरा हिस्सा किधर है? यानी ये क्या है? डीसी। और ये हिस्सा पूरा किधर है? ऊपर। यानी अगर इसको मैं 1 एम्पीयर मान लूं, लेट्स से इसको 2 एम्पीयर मान लूं, तो बच्चों ये पॉजिटिव साइड रहने का मतलब समझाता हूं। एक वायर ऐसे है, उसमें ए से बी करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट फ्लो ए से बी फ्लो कर रहा है, और इधर ही बना हुआ है, ए से बी ही बना हुआ है, पॉजिटिव साइड का मतलब ये होगा। तो फिर ऐसे करने का मतलब क्या हुआ? ऐसे करने का मतलब है इसमें करंट तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में वेरी कर रही है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल डीसी। क्या बोलते हैं बच्चों?
वेरिएबल डीसी जो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो डीसी ही बोला जाएगा। अब जरा यहां देखें बच्चों, इस जगह पर ऊपर वाला भाग पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, का मतलब ये हुआ अगर आई पॉजिटिव को मानूं मैं ए से बी, तो आई नेगेटिव को क्या बोलूंगा बच्चों, डी से ए। फिर वापस ये पॉजिटिव यानी कि फिर वापस क्या, ए से बी। इसका मतलब हुआ आफ्टर एवरी हाफ साइकिल ये अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है बच्चों, चेंज। तो ये फंक्शन जो होता है, कौन सा वाला फंक्शन होता है बच्चों, आप सब जानते हैं, साइन फंक्शन। क्या होता है बच्चों, इसलिए इसको बोलते हैं साइनसोइडल एसी। साइनसोइडल एसी है, ये ट्रायंगल फॉर्म में चल रही है, वही अल्टरनेटली अपनी डायरेक्शन चेंज करिए, स्क्वायर फॉर्म में चल रही है तो स्क्वायर एसी बोल देते हैं। लेकिन इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, बताओ। इसकी इक्वेशन ही हमने जनरेट की थी डैम्स पर, याद है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी। बोलो क्या इसकी इक्वेशन थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट। याद है बच्चों। बस अब ध्यान रखना है, इस चैप्टर में एक खास बात दिमाग में रखना, कुछ नहीं कहा जाए तो बताओ एसी कैसी होती है, जल्दी बोलो बच्चों। एसी कैसी होती है, एसी इसके जैसी होती है, एसी ऐसी ही होती है। कुछ नहीं कहा जाए तो ऐसे ही करना है, ध्यान रखना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ कैलकुलेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा है बच्चों, नोट करें। बताओ बच्चों, इसको जब ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बोलो एवरेज। और इसको दिखाने का एक और ढंग होता है ऐसे, सॉरी, हाँ ठीक है, साइन ओमेगा टी का क्या, एवरेज, है ना। और एक और होता है, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। और फिर ये वैल्यू कितनी होती है बच्चा बताएगा, जीरो। इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। देखो बच्चों, ये ऐसे है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे अब कुछ वैल्यूज लेते हैं, 0 1 2 1 0 -1 -2 और आप -1 और 0, यही हुआ ना, 0 1 2 1 0 -1 और ये वापस आ गया। अब बताओ इन सब में जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, बोलो एवरेज कितना आएगा, बोलो एवरेज कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए ये 0 होता है। अब लेकिन अगर यही वैल्यू कॉस ओमेगा टी के लिखें तो बच्चों क्या होगा, कॉस ओमेगा डी का एवरेज भी क्या आता है, 0, वो तो वही रहेगा। आप उसमें भी चेक कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक साइकिल, ये एक साइकिल अगर आप देखें बच्चों, तो जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये एवरेज कितना आएगा, 0, है ना। अच्छा एक और होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है बच्चों हाफ, जो कि किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के एवरेज। ये कुछ वैल्यूज हैं, नोट करो बच्चों, इंपॉर्टेंट वैल्यूज करके, इंपॉर्टेंट वैल्यूज नोट करो तीनों। हाँ बिल्कुल आएगा, अरे 2t+1, बैटरी, बैटरी में से नहीं आता ऐसा, बैटरी से कभी भी वेरिएबल नहीं आता है, बैटरी से तो कांस्टेंट ही होगा। बैटरी वर्ड आ गए हैं ना तो कांस्टेंट, डीसी भी अगर बोले तो कांस्टेंट ही मानना है, जब तक कि स्पेसिफिकली कहा नहीं जाए। डीसी वर्ड भी आ जाए ना तो भी कांस्टेंट ही मानना उसको, इन जनरल तो। नोट ले बच्चों, हाँ बोलेगा तो फिर तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे अपन ने खूब सारी बार, कई बार मैंने करंट को लिया 2t+1, अब करंट 2t+1 क्या है, डीसी तो है लेकिन वो क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। हाँ बच्चों, अब अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। याद करो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी डैम्स पे प्रोड्यूस की गई थी, याद है बच्चों, और उनको फिर लाया गया ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हाई वोल्टेज पर, याद है किसका यूज किया गया था उसमें, ट्रांसफार्मर का यूज किया गया, वोल्टेज क्या रखे गए, हाई, और फिर घर तक फिर वापस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज में लिए गए,
और घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। याद करो, हर घर के बाहर एक पोल पर 2 वायर निकलते हैं जो अपने घर में एंटर कर रहे होते हैं। अरे यस और नो? अब अपन घर में घुसते हैं, हो गया, पहुंचा दी। अब क्या है, वो एसी का यूज भी तो देखें। अब हम घर में एंटर करते हैं। घर में एंटर करते बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी डिवाइस नजर आती है? क्या? टीवी। घर में घुसते ही बाहर सबसे पहले टीवी दिखाई देता है। अच्छा, मेन गेट नहीं होगा घर में, छोटा घर होगा। सुनो बच्चों, हमने मेन गेट से एंट्री ली और घर में सबसे पहले एंट्री होते ही मीटर्स क्या दिखते हैं बच्चों? मीटर्स दिखते हैं। और सुनो बच्चों, वो मीटर्स का मतलब होता है, वो मीटर मतलब होता है मेजरमेंट। तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू मेजर कर रहे होंगे। वो कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं हमको वो सीखना होगा। इस चैप्टर की एक खास बात रहेगी कि जो भी एसी में मीटर्स होते हैं, चाहे वो एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू ही मेजर करते हैं। उस पर ही अपना डिस्कशन होगा। तो हम घर में एंटर हो चुके हैं। क्या दिखा मैं सबसे पहले? हम क्या जानना चाहते हो, क्या कौन सी वैल्यू मेजर करना चाहता है? यही अपना टॉपिक है। लिखो डिफरेंट वैल्यूज इन एसी। डिफरेंट वैल्यूज इन एसी। लिखो बच्चों, इफ एसी इज गिवन बाय, नहीं इसमें बस हेडिंग के बाद, इफ एसी इज गिवन बाय, हेडिंग के बाद कंटिन्यू करो। I is equal to I naught sin omega d. If AC is given by I is equal to I naught sin omega d, then first लिखें नोट करो बच्चों, देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू याद करो। इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा में। चलो आप बता दो I क्या है? अरे I नहीं, I कौन सी वैल्यू है? अरे आई, अच्छा ये समझते नहीं क्या? आई नोट, इतने आप वे हो ऐसे हम सब पढ़ लेते बच्चों, फिर भी जवाब नहीं। ये आई मतलब क्या है? दिस इज विच वैल्यू? अरे इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एनी इंस्टेंट टी। ये कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, कुछ भी बोलो इसको, नहीं जानते क्या लोग। अब हम घर में घुसे, हमने ये देखा कि ये वैल्यू सबसे पहले नजर आ रही है आई। अब अगर एक एक करके चेक करेंगे बच्चों, अगर इस पर इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए मेजरमेंट के लिए, जैसा कि अभी तक हम सोचते हैं उस हिसाब से, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी। क्योंकि हर वक्त अगर उसको इंस्टेंटेनियस करंट मेजर करना पड़ेगा तो बड़ी परेशानी वाली बात है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू लगातार क्या हो रही है? अरे बोलो लगातार क्या होगी? चेंज। तो या अब आप कभी देख रहे हो तो 1 एम्पियर, कभी देख रहे हो तो 2 एम्पियर, कभी देख रहे हो 0। और यानी और जब 0 है तभी घर में तो करंट चालू है ही, से लाइट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे। अब वो मीटर में आप क्या देखोगे? और मीटर भी क्या दिखाएगा? 0 1 2 2 1 0, फिर डायरेक्शन में चेंज करनी पड़ेगी, याद करो अच्छा। और इतना अजीब सा मीटर बनने का कोई मतलब नहीं है। और पहली बात, फ्रीक्वेंसी इतनी होती घर में। 50 हर्ट्ज का मतलब समझते हो बच्चों? 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड। एक साइकिल में कितनी बार चेंज? 2 बार डायरेक्शन चेंज। एक साइकिल में कितनी बार, एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज? 2 बार। यानी कि 50 साइकिल में कितनी बार? 100 बार एक सेकंड में। क्योंकि एक सेकंड में कितने साइकिल हैं? 50। एक सेकंड में 100 बार अगर सुई को घूमना होगा तो सुई बोलेगी नहीं घूम रहे, जहां है नहीं वो, अरे घूमेगी नहीं।
आप सोचो बच्चों, अभी आपसे कहा जाए एक फ्रीक्वेंसी पर इसको इसको ऑसिलेट कराना है, एक फ्रीक्वेंसी पर हम इसको बोलेंगे हाँ ठीक है ये कोई फ्रीक्वेंसी है, आप और अब आपके यहाँ हैवी चीज पकड़ा दी जाए, 10 किलोग्राम का पकड़ा के आपसे बोला जाए इसको चलाओ 50 हर्ट्ज से, आप क्योंकि नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप इतनी फ्रीक्वेंसी को फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि क्या चीज है बताओ, क्या चीज है? मास से क्या आ रहा है? इनर्शिया। एक बार आपने यूं किया तो वापस लाना मुश्किल है कि इनर्शिया उसको उधर जा रहा है। नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो वो इनर्शिया क्या, तो सुई के वो जो निडल है वो क्या बोलेगी इसको, जब वो इधर जाएगी उससे पहले मैसेज आएगा उधर जाओ, फिर जब वो इधर जाने की सोचेगी उससे पहले इधर जाओ, वो कहेगी नहीं जा रहे। और नहीं जा रहे का मतलब रीडिंग कितनी, मजा, ये तो मजा आ गया कि घर में इलेक्ट्रिसिटी है और रीडिंग कितनी है, मजा आ। लेकिन गवर्नमेंट को मजा, उनका ये तो पहले उनको तो बिल्कुल खत्म ही करना पड़ेगा। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट बताओ बच्चों, क्या हमारे हमारे जो मीटर्स हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर करते हैं? नहीं। तो दूसरा नंबर ही आ जाता है बच्चों, कौन सी वैल्यू जल्दी बताओ? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड वैल्यू, एम्पलीट्यूड। ये हो गया आई नोट, ये हो गया आई नोट। अब सोचा गया चलो इस पे डिवाइस बनाते हैं, इस पे मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हमारा मीटर क्या मेजर करेगा बच्चों? कौन सी वैल्यू? आई नॉट। लेकिन ये तो बड़ी गड़बड़ वाली है, क्योंकि अगर सर्किट में, सुनो बच्चों ध्यान से, हम जितना करंट ड्रॉ करें जितना यूज करें उतना तो मीटर बिल आना चाहिए। बताओ बच्चों, जब 0 है तो ये कितना मेजर करेगा? मान लो 2 एम्पियर है, बोलो बच्चों ये कितना है, यहां कितना है? 0, और मेजर कितना करेगा? 1 है तो 1.5 है, तो ये तो बिल्कुल भी मजा, इसमें पिछली बार तो मजा आ गया था हमें, लेकिन इस बार तो मजा बिल्कुल भी, तलवारें निकल, ये तो पॉसिबल ही, गवर्नमेंट को मजा लेकिन हमें मजा। अब इस बार उल्टा हो गया, इसलिए ये भी सिरे से खारिज करना, इस पे मेजरमेंट नहीं हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू तो कोई चांस ही नहीं है, पब्लिक एक बार तो 0 के लिए तो मान जाए, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो मानने वालों से नहीं है। तो फिर जब ये सोचा जाता है कि जैसे मान लो बच्चों इस क्लास में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं, अलग अलग मार्क्स हैं, क्लास के बारे में आइडिया लगाना है, तो किसी एक बच्चे की वैल्यू पकड़ के बोल दूं कि यही वैल्यू है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस। क्या हो गया बच्चों? किसी को पकड़ा, मान लो किसी के 10 हैं, किसी के फिजिक्स में 100 में से नंबर है, किसी के 5 है, किसी के 2 हैं, किसी के 10 हैं। अब मैंने 10 उसको एक 10 वाले को पिक कर लिया और 10 नंबर वाला, लेकिन वो तो एक रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियस सही है गलत? लेकिन अब मैंने एक ऐसे उठा लिया जो सबसे ज्यादा वाला है, तो वो भी गलत। ख्याल हो सबका, तो उससे क्लास का आइडिया लग। नेक्स्ट एक बच्चों देखें, एवरेज वैल्यू देखते हैं, थर्ड लिखो, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। लिखो बच्चों एवरेज वैल्यू एसी में, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ, या फिर ऐसे लिखो एवरेज वैल्यू ऑफ एनी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी करंट, यहां अपन करंट की बात करें, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी करंट, एनी एसी नहीं बोल रहा हूं, एनी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी करंट is given by किसी गिवन इंटरवल में, किसी गिवन इंटरवल में किसी भी करंट का कौन सी वैल्यू चाहिए? एवरेज, किसी गिवन इंटरवल में। तो मैथमेटिक्स ऐसे बताती है एवरेज, ये आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, वेलोसिटी और उनके ग्राफ व्राफ होते हैं बच्चों में, वहां पे भी कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, ठीक है ना? ये हो गया। लेकिन आप सब जानते हैं बच्चों, बताओ इसका मतलब क्या होता है ग्राफ में? अरे इसका मतलब क्या होता है? एरिया। अगर बच्चों मुझे ये आई और टी कर देके ऐसे कुछ दे दिया गया और मैंने T1 से लेकर T2 तक का ये एरिया अगर देखा, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? आई डी टी, कहां से कहां तक? T1 से T2।
आप एक चीज देखें, ऊपर वाली चीज क्या है, ऊपर वाली चीज एरिया अंडर IT कर्व डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच्चों, इंटरवल। नोट करो बच्चों, ये एवरेज का फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो बच्चों ये करंट ऐसे कुछ भी मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, ये 2 एम्पियर करंट है और ये 1 सेकेंड और ये 2 सेकेंड ऐसे टी टाइम है, और हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी। इसका क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, या तो मैथमेटिक्स से, लेकिन अगर ग्राफ दिया जाए तो कौन सा इजी बताओ बच्चों? अरे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट इजी है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो हमें क्या इसका एरिया निकालना आता है क्या? बोलो बच्चों, तो आई एवरेज बताएंगे क्या, एरिया डिवाइडेड बाय इंटरवल। अब आप मुझे बताओ एरिया कितना, बोलो एरिया हाफ, ट्रायंगल का एरिया बोलो बच्चों हाफ, 2 इंटू 2, अच्छा 2 इंटू 2 हाफ बेस, ये कितना हो गया बेस, ये कितनी होगी हाइट, बेस हाइट और हाफ, और नीचे कितना आएगा 2 - 0। आंसर का फॉर्मूला, आंसर का फॉर्मूला, ऐसा आपको लगता ये आंसर आ गया, जो कि सही है पहली बार कभी कभी। तो कभी कभी ग्राफ की बात की जाए और एवरेज निकालना हो तो बहुत इजी होता है, ग्राफ का अंडर एरिया अंडर द कर्व से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एवरेज। अब लिखें केस फर्स्ट एवरेज में। केस फर्स्ट लिखे बच्चों, average value of AC for complete cycle, average value of AC for complete cycle, average value of AC for complete cycle। हाँ बच्चों बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा डी, क्या ये इक्वेशन है क्या? अब इधर देखना ध्यान से, इसका इजी तरीका भी है, इसका मैथमेटिकल पूरा स्टेप से भी है, वो सब भी है। अभी कुछ नहीं लिखना है और समझना है, मुझे एक करंट दिया गया, इसका एवरेज निकालना है। मुझे पता है, मैंने भी आपको समझाया है, किसी भी करंट का, मैंने बताओ एसी का लिखा है फॉर एनी करंट, एनी करंट या एनी कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसका एवरेज निकालने का तरीका यह है कि अगर आपको आई एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों बताओ, आई डी टी, आई डी मतलब क्या हुआ, आई नॉट साइन ओमेगा डी, ये तो हो गया आई, यहां क्या आएगा डी टी अपॉन इंटरवल, क्या लिखे बताओ बच्चों, क्या लिखा है केस फर्स्ट, क्या लिखा है पढ़ो, केस फर्स्ट क्या है। अब आपको ग्राफ में शायद ये वैल्यूज पता होंगे, क्या ऐसी इक्वेशन जानते हो बच्चों? ये बताओ कंप्लीट साइकिल मतलब कहां से कहां तक, जीरो से लेकर कहां तक, जीरो से लेकर, इतना तो जानते हो बच्चों? तो बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेगा, जीरो से टी, और टी माइनस जीरो, T2 - T1। बोलो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे रखोगे, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैथमेटिक्स की अब कोई जरूरत भी नहीं है, अब तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। और इसका शानदार आंसर आता है जो कि अभी मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है। देखो साइन, याद करो अच्छा, साइन ओमेगा डी का एवरेज क्या लिखा है 0, तो साइन का एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज उतनी नेगेटिव वैल्यूज तो 0 आना ही है। तो ये एक तरीका तो ये हो गया कि पूरा मैथमेटिक्स पे चलो, जो कि आप नहीं जाओगे, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया, M1 मेथड, क्या बोले इसको, M1 मेथड। सेकंड जो है, जो हम बहुत काम में लेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, और उसमें मैं ऐसे बोलूंगा कि जब कभी इस तरह से एवरेज निकालना है तो एवरेज का मतलब ऊपर क्या लगाना, बस अब मैं बोलूंगा एक एक को पकड़कर बार लगा दो, क्या बोलूंगा बच्चों, एक एक को पकड़कर, एक एक को पकड़कर इस पर भी। अच्छा आप बताओ आई नोट का एवरेज,
आई नॉट का एवरेज बोलो, बोलो बच्चों। चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आई नॉट का मतलब क्या हुआ? मान लो मैक्सिमम वैल्यू 2 है, कितनी है? अब आप मुझे आंसर देंगे सब बच्चे, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके सबका एवरेज कितना आएगा? यानी किसी भी नंबर का एवरेज क्या वही आएगा नहीं आएगा? यानी बताओ यहाँ क्या आएगा? आई नॉट। और आंसर, ये आंसर आ गया। बताओ अब आप बोलो, ये वाला या ये वाला? एक एक को पकड़कर उनको अच्छा बेटा, वो तो कैलकुलेशन तो पूरी आएगी, सब कुछ वो वहीं से तो आया ही है। उसी को सॉल्व करने पे तो इसकी वैल्यू ये लिखी है, अब हमने इसकी वैल्यू सीधी सीख ली। इसको पूरा सॉल्व करते हैं, एवरेज निकालते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। उसको हमने रट लिया, साइन ओमेगा टी का एवरेज 0। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज 0 आना ही है, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी नेगेटिव होने से नेट सम कितना हो जाएगा? 0। नहीं समझ? किस सेकेंड? एक सेकेंड, ठीक है, किस सेकेंड? एक सेकेंड। अच्छा बच्चा बोलता है 1 सेकेंड और फिर 5 मिनट तक लिखता रहता है। हाँ साहब, चलाएं कॉन्सेप्ट। केस सेकेंड, एवरेज वैल्यू ऑफ NaC फॉर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ NaC फॉर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ NaC फॉर हाफ साइकिल। अब आप मुझे जवाब देंगे सब अच्छे, बताना, इधर देखें सब। हाफ साइकिल के लिए बताओ वैल्यू 0 हो, जल्दी बोलो 0 हो। क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ कौन सी वैल्यूज हैं पास, या फिर t/2 से t भी आते हो नेक्स्ट हाफ सेकंड में, सिर्फ कौन सी? नेगेटिव। इस बार 0 आने वाला आंसर। तो एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल बिस जरा सा चेंज आएगा, वही लिखेंगे IDT। आई की वैल्यू बोलो बच्चों, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन, अरे अपॉन, इस बार नीचे क्या आएगा और यहां क्या आएगा? 0 से t/2। नोट बच्चों, अचानक फास्ट कैलकुलेशन करने पर ऑन सॉल्विंग AFC के बॉस याद आया बच्चों? AFC के बॉस याद नहीं आया? अरे अरे यार, AFC के बॉस ये अपना कॉन्सेप्ट नहीं आएगा? अरे पूरे 1 साल हो गया पढ़ाते हुए, ये तो मेरा बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। अरे कई बार अपना अचानक आंसर आता नहीं आता है, तो ये बोला नहीं कि मैंने? अरे यार, अचानक फास्ट कैलकुलेशन करने पर ऑन सॉल्विंग AFC के बॉस नहीं है क्या यार? AFC के बॉस करने पर अचानक आंसर आता है बच्चों। AFC के बॉस तभी होता है जब हमें आंसर पता होता है। आपको ही सीखना है, सारे आंसर्स याद करने होंगे, और उसके लिए 2 सदियां लगेंगी। नहीं 2 सदियां नहीं, क्या बोलते, 2 दशक, सदियां 2 दशक लगेंगे उसके लिए। नोट ले बच्चों। तो अब आप बताएं, सामने देखें सब बच्चे, चले देखें, फिर से शुरू करते हैं अपना वही कॉन्सेप्ट। याद है मीटर में से करा था? अरे बोलो भाई, हमने कहा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 वैल्यू आई थी, हमें मजा, गवर्नमेंट को मजा। आई नॉट सेलेक्ट किया तो हमें मजा, गवर्नमेंट को मजा। एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल बोलो कितना आ रहा है? बोलो कितनी रीडिंग आएगी? मजा। अब गवर्नमेंट को मजा। अब बताओ बच्चों, एवरेज वैल्यू ले लें ये, इसमें तो 0 और वैल्यू ज्यादा भी और 0 भी, अब तो दोनों को ही मानना, और इस पे इंस्ट्रूमेंट बना लिया, गया या जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ बड़े कलाकार लोग हैं,
गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई हाफ साइकिल के लिए तो वैल्यू जीरो होगी ही नहीं, तो उन्होंने डिजाइन कर लिया, मान लो मीटर हमने डिजाइन कर लिया। मैं एक्चुअली इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता रहा हूँ वैल्यूज की इंपॉर्टेंस। और बच्चों ने क्या किया, मतलब अपने अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का ई भी नहीं आता होगा, कभी फिजिक्स पढ़ी भी नहीं होगी, 10th क्लास तक जो फिजिक्स आई वो भी नहीं पढ़ी होगी, 11th में आर्ट्स ले ली होगी, लेकिन वो बंदा भी अपने घर में कॉन्सेप्ट चला लेता है बच्चों। और हाफ साइकिल के लिए भी अपने यहाँ के कलाकार लोग वैल्यू को जीरो कर सकते हैं। हाफ साइकिल की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? हाफ साइकिल की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? हो सकती है। देखो ध्यान से समझो, अगर टाइम में डिले कर दिया जाए तो, अगर थोड़ा सा इसको ढीला करके कुछ पता लग जाए कहीं से कि भी ऐसा करने से ऐसा होता है, पता नहीं क्या होता है लेकिन होता है, एक वो पता लग जाए दुनिया में से, एक स्क्रू ढीला कर देना, टाइम लैग होने से क्या, मान लो यहां से मेजरमेंट की जगह आधा साइकिल यहां से मेजर कर लिया गया, बताओ अगला आधा साइकिल यानी यहां खत्म होगा। अरे बोलो बच्चों। अच्छा चलो ये कितना है, तो फिर ये कितना है, तो ये कितना है, ये कितना है, 3D/4 है ना। अब T/4 से 3D/4 कितना हुआ, आधा ही हुआ ना। ये कौन सा हिस्सा है, ये कौन सा है, एवरेज बोलो, मजा आधे में भी क्या कर दिया हमारे कलाकार लोगों ने, जीरो कर दिया। यानी इस पर भी मीटर नहीं बनाना है, ये कॉन्सेप्ट भी कैंसिल करना पड़ा है। पता है बच्चों, एक टाइम था जब जो मीटर के जो मीटर थे ना, मीटर का जो कॉन्सेप्ट था, एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती थी, वो रोटेट होती थी, और जितना वो रोटेट होती थी वो काउंट, फिर वहां पे क्या होता था, मीटर में ऐसे डिस्प्ले नंबर होते थे, जैसे वो चक्री वाले जैसे होते हैं वो पासकोड वाले अटैच में होते हैं ना, ऐसे घूमते हैं वो। तो एक्चुअली क्या है, जितनी वो एल्यूमिनियम की डिस्क घूमती थी उससे अटैच ये पॉइंट ये भी घूमते थे, और फिर यहाँ पे जीरो, ऐसे चेंज नहीं होते नंबर, ऐसे चेंज होते थे नंबर। अब पब्लिक ने क्या सोचा, अगर इसकी घूमने की स्पीड को क्या कर दिया जाए, स्लो, तो फिर काउंटिंग भी क्या हो जाएगी, कम। और कुछ पता नहीं होता था लोगों को, एक्चुअल में ऐसा किया गया है, वो डिस्क जो होती थी उसके सामने, घूमती डिस्क के एल्यूमिनियम के सामने देते थे एक मैग्नेट। याद करो, एल्यूमिनियम की डिस्क यानी बल्क पीस, और मैग्नेट फील्ड में रख दिया तो याद करो एडीज, और एडी करंट्स तो क्या करते हैं, अपोज। आपने देखा हो पूरे चैप्टर में डैम्पिंग वैम्पिंग कॉन्सेप्ट चलाते नहीं चलाते हैं। और ये लो सा मैग्नेट, पता कुछ भी नहीं है, मैग्नेट रख देंगे, हाँ मैग्नेट रख देना एक, मजा। तभी तो ऐसे मीटर आए फिर, ये पब्लिक मानती नहीं है। देखो बच्चों इधर, वास्तव में अगर देखा जाए तो जीरो होने के लिए कंप्लीट साइकिल में भी जीरो हो जा सकता है, और अगर इतना सा साइकिल सेलेक्ट किया तो भी जीरो आएगा, क्योंकि कौन है जो ये वैल्यू लगाता जीरो जीरो करा जा रहा है बच्चों, और उसका नाम है कौन, ये नेगेटिव वैल्यूज। क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी बच्चों, तो एवरेज तो जीरो होना है। तो फिर क्या किया गया, इन वैल्यूज में से इन माइनस को हटाना पड़ेगा। इनका क्या किया गया, अरे इनका क्या किया गया, स्क्वायर। अगर स्क्वायर कर लिया जाए, सुनो बच्चों ध्यान से, अब तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो वैल्यू को क्या कर सके, जीरो। लेकिन ये बताओ, अगर 4 पे गन फ्लो कर रहा है, मीटर अगर स्क्वायर मेजर करने लग जाए तो तलवारें निकल। इसलिए फिर इनका, इन वेरिएबल वैल्यूज का क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। ये एवरेज लेंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी भी किसका एवरेज है, नॉर्मल वैल्यू का तो नहीं है, स्क्वायर का एवरेज लिया है, ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। अब क्या ले लें इसके साथ, अब आप समझ गए होंगे क्या क्या किया, बताओ सबसे पहले क्या किया है, स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या किया है, और फिर क्या किया, आरएमएस वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आता है। और इस तरह से अगर देखें बच्चों, तो फाइनल कंक्लूजन निकला कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर बेस्ड होती है तो उस पर डिजाइन किया जाए इंस्ट्रूमेंट, मीटर,
तो फिर डेफिनेटली वो काम करेगा और जीरो भी नहीं होगा। और फिर ये डिसीजन लिया गया कि कौन सी वैल्यू मेजर की जाएगी, आरएमएस। लिखो बच्चों, कौन सा नंबर आएगा? नहीं केस थी थोड़े पागलों, केस 1 केस 2 तो उसके हैं हाफ साइकिल के। अरे पहला था इंस्टेंटेनियस, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू में कितनी बड़ी, 2। अब आएगा फोर्थ, फोर्थ लिखो बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑब्लिक आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑब्लिक आरएमएस वैल्यू ऑब्लिक इफेक्टिव वैल्यू ऑब्लिक apparent वैल्यू ऑब्लिक वर्चुअल वैल्यू, लास्ट ऑब्लिक था। मतलब मैं ऐसे क्या चाह रहा हूं बच्चों कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लिखा आता है फाइंड इफेक्टिव वैल्यू, तो बताओ वो इफेक्टिव वैल्यू मतलब क्या पूछना चाह रहा है, आरएमएस। एपरेंट वैल्यू आरएमएस, वर्चुअल वैल्यू, ये नाम याद रखना होगा। अब लिखो बच्चों, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय RMS value of current is given by देखो ध्यान से देखना बच्चों, इसको सिर्फ इतना ही पूछा गया कि इसकी वैल्यू को लिखते कैसे हैं। पता है बच्चों मैं ये लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं या गलत लिखा है, आरएमएस वैल्यू सही है गलत, बोलो बच्चों क्या गलत है इसमें। हमने इसमें पहले क्या कर लिया, अगर पहले ही एवरेज कर लिया तो पहले वैल्यू क्या होगी, जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, यानी कि गड़बड़ क्या हुई, बताओ बच्चों क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप बोलो, सबसे पहले स्क्वायर होना, उसका फिर का फिर, समझ में आया। इसलिए अगर आप देखें ध्यान से तो एवरेज किसका लेना है, आई का या आई स्क्वायर का, तो इसलिए वही एवरेज का फॉर्मूला तो वही है जो भी सिखाया था। अरे लेकिन पिछली बार किसका एवरेज लिया था, आई, इस बार किसका एवरेज, आई स्क्वायर डी टी, यानी किसका एवरेज आ रहा है ये, और वही कहां से कहां तक, T1 से T2 और T2 माइनस T1, क्या ये एवरेज का फॉर्मूला होता नहीं होता है, लेकिन किसका एवरेज है, स्क्वायर किया फिर क्या लिया एवरेज, और फिर उसका क्या किया, और यहां पे आई की वैल्यू कितनी रखनी होगी, आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर उसको सॉल्व करना होगा। लेकिन हम इतनी मेहनत करने वालों में से, हम तो वही M1, ये तो हो गया मेथड नंबर 1 पूरा मैथमेटिक्स, लेकिन M2 वाला याद है कौन सा बच्चों, बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट चलाएंगे। बोलो बच्चों आई इज इक्वल टू, जल्दी बोलो बच्चों, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट स्टेप क्या है जल्दी बताओ बच्चों, बोलो जो है वो करते जाओ बस। बोलो सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा डी हो गया, बोलो कोई दिक्कत। सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, एवरेज मतलब मैंने क्या सिखा अभी आपको, एक एक को पकड़कर, एक एक को पकड़कर, हो गया बच्चों। आप बताओ ये आई नोट का एवरेज किसी भी वैल्यू का बोलो, ये तो आई नोट स्क्वायर ही रहेगा बच्चों, लेकिन इसका अभी आप काम आई वैल्यू बच्चों। अगला स्टेप रूट ले लो, नोट करो बच्चों, यानी आरएमएस वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम की 0.707 होती है, क्योंकि एक्चुअल करंट तो ऐसा फ्लो हो नहीं रहा है, उसको मेजर भी किया जा रहा है, इसलिए एक्चुअल तो अलग ही फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग लगातार चेंज होने वाला। क्या कह रहे बेटा, इसका जुगाड़ मांग रहा है,
तार मत हटाओ बेटा, थोड़ा दिमाग लगेगा। तार हटा दो, इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी, है ना पागल। तार की जगह के बोलता है मीटर हटा दो, तो भी समझ में आता है। सीधे कनेक्शन तारों से ले लो, वो भी एक समझ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। नहीं तो आप किसका कॉन्सेप्ट, वायस का कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। देखो बच्चों, एवरेज निकालना है तो एक एक को पकड़ के बाहर लगा लो। उठ लिया आज। अब लिखो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो वैल्यूज हमने पढ़ी, इनके लिखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन सा ये, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आई नॉट 1/√2। ये जो वैल्यूज मैंने लिखाई हैं, इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इधर देखें, ये देखें सब बच्चे। एक चीज इस डिस्कशन से ये क्लियर हो गई कि मान लो कोई रेजिस्टेंस है और उसमें एसी फ्लो हो रही है। सुना बच्चों, इस पे ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं, सारे एग्जाम्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के कलेक्शन है, इन वैल्यूज पे बेस्ड है। ये मैंने यहां पर एक एसी सोर्स लगाया है और एक एमीटर जो हम जनरली जानते हैं, जो हमें पता है, जो हमने कौन से सर्किट्स में यूज में लिया था, डीसी सर्किट्स में, याद है बच्चों। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, भूल गए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं। उसमें करंट जाता है तो कॉइल में करंट फ्लो करता है, करंट में फ्लो होता है, करंट फ्लो करता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। अरे वो बॉटल समझाया था बच्चों। टॉर्क लगता है तो वो कॉइल क्या होती है, घूमती है। कितनी घूमती है, जितना क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और उसमें कॉन्सेप्ट भी आपको बताया बच्चों, टो होता है वो बिना साइन थीटा होता है, यानी टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के, और थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। वो डीसी एमीटर, सुनो बच्चों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा डीसी एमीटर जो हीट, जो इस पर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल पे वर्क करता है, जिसमें थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है, एसी सर्किट में लगा दिया, प्रॉब्लम वही होगी जो मैंने स्टार्ट में आपको समझाई थी। बताओ बच्चों, कॉइल, ये कॉइल है पूरी, और जैसे ही एसी फ्लो होगी उससे ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। बताओ उस कॉइल में करंट की वैल्यू क्या होगी, अरे बोलो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, और फिर वो निडल आगे जाएगी। फिर उसके बाद मान लो घूमती है तो, और फिर उसके बाद वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो निडल वापस इधर आएगी। कितनी वैल्यू, 0, तो 0 पाएगी। और फिर उसके बाद, और फिर इधर। लेकिन बताओ ये निडल को घूमना है या कॉइल को घूमना है, और कॉइल को घूमना है। एक बार यूं घुमाया तो उसको वापस लाना क्यों कठिन है, इनर्शिया। और इस वजह से क्या होता है बच्चों कि वो इनर्शिया की वजह से डीसी एमीटर की, और फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक तो ऐसा भी नहीं धीरे धीरे घूमना है, एक बार एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज करनी होती, कॉइल मना कर देती है। कॉइल मना कर देती नहीं भाई, ये होने वाला नहीं है। और इसीलिए अगर आपने डीसी एमीटर्स को कहां लगा दिया, एसी सर्किट्स में, तो कितनी रीडिंग देंगे, 0। देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, एज डीसी एमीटर्स, देखो बच्चों, as DC emitters are based on, DC emitters are based on torque on current carrying coil, are based on torque on current carrying coil, ब्रैकेट में ये लिख लें,
Tau proportional to I, theta proportional to I. Tau proportional to I, theta proportional to I. So when these emitters are connected in AC circuit, so when these emitters are connected in AC circuit, due to the inertia of coil, it shows no deflection. ठीक है, अब सुना समझना बच्चों, यानी कि अगर हमें यहां मेजरमेंट करना है तो बच्चों एक चीज क्लियर होगी, जो अभी तक हमने मीटर पढ़े थे वो काम आने वाले नहीं, हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा। एसी इंस्ट्रूमेंट्स का कॉन्सेप्ट अलग करना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए, सुने बच्चों ध्यान से, जो आई स्क्वायर बेस्ड हो और करंट की डायरेक्शन चेंज हो तो उस पे कोई, उस कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क ना पड़े, और फिर इसलिए सेलेक्ट किया गया। ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों जो आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है? हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल दिमाग लगाओ बच्चों, हीट। अगर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिसमें वर्किंग किस पर बेस्ड हो, हीटिंग पर बेस्ड होगी बच्चों, तो प्लीज यहां से देखना सब बच्चे, जो भी रोटेशन या जो भी होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं एसी में होगा क्या, करंट यूं फ्लो करेगा, अब बोलो बच्चों, करंट यूं फ्लो करेगा तो हीट क्या होगी, निकलेगी, लेकिन अगर करंट यूं फ्लो करेगा तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे बताओ, अगर करंट इधर फ्लो करता है तो टॉर्क यूं लगता है, अब करंट अगर यूं फ्लो करेगा तो टॉर्क उल्टा लगेगा, तो उसको यूं घूमना पड़ेगा, तो भी इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन अगर वायर में अगर आप सोचो बच्चों, करंट यूं फ्लो करेगा तो भी क्या निकलेगी, हीट, और इधर फ्लो करेगा तो, यानी कि बताओ करंट की डायरेक्शन से वो प्रॉपर्टी चेंज होगी या वही रहेगी। इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को किस पर बेस बनाया गया, बोलो हीटिंग इफेक्ट्स पर। और इनमें एक वायर होता है, वो अभी पूरी वर्किंग में तो अपन जाने वाले नहीं है एमीटर्स की पूरी वर्किंग पे, इन मीटर्स की, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इनमें एक वायर होता है, स्पेशल एक वायर डिजाइन किया जाता है, उसमें करंट फ्लो करता रहता है इधर उधर, और उससे क्या निकलती हीट, और उस हीट के बेसिस पर भी मेजरमेंट्स किए जाते हैं। तो बताओ इनको कहते हैं, इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं, एसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना बच्चों, उनको बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे उसको वो किस पे बेस्ड थे, टॉर्क ऑन करंट गेनिंग कॉइल, अरे याद है बच्चों, मूविंग कॉइल जनरेटर नाम था ना उसका, उसमें कॉइल मूव करती थी, इसमें वायर क्या होता है, गर्म होता है। इनको बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, या जब भी ऐसा आ जाए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, तो यानी वो किस में काम आ रहे हैं, एसी। देखो बच्चों, देखो, as heat released is independent of the direction of current। देखो second point, important point में second point, as heat release is independent of the direction of current, is independent of the direction of current, so AC instruments are based on heating effects of current, underline. So AC instruments are based on heating effects of current, called hot wire instruments. Called hot wire instruments.
अच्छा बताओ, अब बड़ा एक और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे, ये सब क्वेश्चन से एग्जाम के कॉन्सेप्चुअल, क्या एसी एमिट, क्या डीसी एमिटर को एसी में यूज कर सकते हैं? तो फिर एसी को किस में यूज नहीं कर सकते? बोलो बच्चों। जब आपने इंस्ट्रूमेंट ऐसा डिजाइन कर लिया है जो करंट की डायरेक्शन से ही अफेक्टेड नहीं है, तो फिर बच्चों डीसी तो आराम से उसमें फ्लो करेगी, हीट निकलेगी, आराम से काम करेगा। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, डीसी इंस्ट्रूमेंट्स को कहां यूज नहीं कर सकते? एसी सर्किट्स में, लेकिन एसी सर्किट, एसी इंस्ट्रूमेंट्स को डीसी इंस्ट्रूमेंट में, डीसी सर्किट में यूज कर सकते। देखो बच्चों, एसी, नेक्स्ट पॉइंट, AC instruments can be used in DC circuits. AC instruments can be used in DC circuits. ठीक है बच्चों, अब हम ये जो हमने वैल्यूज पढ़ी हैं इस पर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। Find after what time, find after what time AC of 50 hertz, find after what time AC of 50 hertz will reach to first लिखें its maximum value, will reach to first लिखें its maximum value, second लिखें its RMS value, its RMS value। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस ऐसे पूछा है। देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों, ये क्या बोल रहा है? एसी की वैल्यू कहां पहुंच जाए? बोलो, एसी की वैल्यू कहां पहुंच जाए? आई की वैल्यू क्या हो जाए? आई नॉट। और आई खुद किसके इक्वल हमने मानेंगे? एसी खुद किसके इक्वल है? तो इसका तो बताओ बच्चों क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी क्या होगा? ये बोल रहा है कि जो करंट की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे किसकी वैल्यू हो जाए, मैक्सिमम के, तो इसका साइन ओमेगा डी इज इक्वल टू, साइन ओमेगा डी इज इक्वल टू, इसका था साइन, अरे पाई बाय 2, अरे बोलो रे। और आपको इसका मतलब क्या वैल्यू मिल गई? ओमेगा डी इज इक्वल टू, ओमेगा डी इज इक्वल टू, लेकिन आपको क्या चाहिए? टाइम। इन फाइंड इन व्हाट टाइम, टाइम चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन टाइम के लिए, लेकिन और ओमेगा तो दिया हुआ ही नहीं है। ओमेगा 50 दिया हुआ है, ओमेगा 50 दिया हुआ है, या 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू कितनी दी है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 2 पाई एफ, कितनी? 2 पाई एफ बाय एफ लिख देता हूं, इनटू टी इज इक्वल टू पाई। क्या टाइम आ गया? अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखोगे? आई इज इक्वल टू, बोलो, आई इज इक्वल टू आरएमएस, क्या लिखोगे? और आरएमएस वैल्यू कितनी होती है बताई थी? आरएमएस वैल्यू कितनी होती है बताओ? आई नॉट बाय, अरे आरएमएस वैल्यू बताया था ना कितनी होती है? आई नॉट बाय √2। कितनी देर में होगी पता कर लोगे? अब ट्राई करो, सेकंड वाला ट्राई करो। ये तो मैंने निकाल दिया, टी इज इक्वल टू, पाई से पाई कुछ नहीं पाई, तो इस तरह से अगर देखें ध्यान से, तो 1/4f, एफ की वैल्यू 50, कितना सेकेंड? 1/200 सेकेंड आंसर है। सर मामला ऑनलाइन है, ये तो वो उसका आईएएस का डायलॉग है ना, तो मामला ऑनलाइन है।
नोट लिया? सेकेंड वाला सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके चुपचाप बैठ गए आप लोग, है ना? आगे आएगा, बस इतना ही तो करना है। अरे यार, ये बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई आर एम एस, और आई आर एम एस कितना होता है, तो इतना ही तो है। आई की वैल्यू ये लिख के फिर सॉल्व करो उसको। आई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई नॉट बाय, तो इस बार खुश हो जो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन पाई बाय 4, तो 2 पाई f t इज इक्वल टू कितना हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 1/8f, यानी कि t/8, यानी कि t/4। ये कुछ रीजन है इसके पीछे, मैं से लिख रहा हूं। टाइम पीरियड का कितना, 1/8 पर आरएमएस वैल्यू होती है। हाँ, अब आपका आंसर आ जाएगा 1/8 इंटू आंसर सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का फिजिकल मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है, जरा वो देखना है, देखना बच्चों, आंसर क्या बोल रहे हैं। देखो, जब एसी हम ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से एसी ड्रॉ करी, आप सब बच्चे जानते, बताओ बच्चों, ये वैल्यू यहां पर कितना टाइम है, टी, ठीक है? अरे बोलो रे, यहां कितनी वैल्यू है, सॉरी, यहां कितनी है? अब आप मुझे बताएं, ये चीज और ये चीज सेम है या नहीं है, देखें क्या है, बताओ। वैल्यू बढ़ते 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 कहां पहुंच गई, जल्दी बताओ बच्चों। अरे मैक्सिमम पहुंची, पहुंची, कितनी देर में पहुंची, यही तो क्वेश्चन था, कि करंट कितनी देर में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, उसी को तो कैलकुलेट करने पे देखो ये क्या है। तो यानी ग्राफ से अगर देखा जाए तो बहुत इजी चीज है समझना, लेकिन आरएमएस कब आ रहा है, ये आपको डेटा याद करना बच्चों, बताओ। अगर इसका भी क्या कर दिया जाए, आधा, क्या कर दिया जाए इसका, आधा, और इस पर ऊपर जाके जहां टकराएगा वो कौन सी वैल्यू बच्चों, आई आर एम एस। एक बार इंजीनियरिंग क्वेश्चन में आपके तो कम चांस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कभी कभी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां उन्होंने 8 सेकंड लिखा था, और यहां 1 सेकंड लिखा था, और यहां 2 एम पे लिखा था। याद है क्या दिया, बताओ उन्होंने, सोचो सोचो बच्चों, क्या दिया है? टाइम पीरियड का कौन सा हिस्सा है, 1/8, 1 सेकेंड 1/8 हुआ कि नहीं हुआ, और 1/8 पर जो जहां टकराता है वो कौन सी वैल्यू होती है, उन्होंने आरएमएस करंट दिया था। ये आई नोट बाय √2 दिया, और इस ग्राफ से उन्होंने पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर क्या आएगा, 2√2। ये था वो क्वेश्चन। लेकिन ये पता होना चाहिए, ये मेरा डेटा दिमाग में रखना, कि आरएमएस वैल्यू कितनी देर में होती है, t/8, जो हमने यहां पे निकाला। ये स्टैंडर्ड याद रखना बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब बना लो, कोई जल्दी के साथ बाजी नहीं है, आप तो जल्दी आराम से करो। नोट लिया? अरे ऑनलाइन बच्चों, व्हेन ऑनलाइन क्लासेस गेट्स ओवर, अरे ऑनलाइन बच्चों, हाँ,
संडे को जो एक्स्ट्रा क्लास हुई थी वो आपने अटेंड की थी ऑनलाइन? बच्चों आप चुप रहो एक मिनट बच्चों। संडे को जो एक्स्ट्रा क्लास ली थी, मैंने यहाँ पर एलटी सेशन लिया था, वो आपने ज्वाइन किया था क्या? आपने पूरी क्लास अटेंड की थी? पूरी क्लास अटेंड की थी? ठीक है। यानी कुल मिला के कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनको क्लास नहीं दिखी, तो क्या पूरी क्लास नहीं दिखी थी या लास्ट में हट गया था? पूरी क्लास में आप थे बच्चों शुरुआत से लेकर जब से मैंने क्लास शुरू की थी? मतलब एक मिनट बताओ, कुछ बच्चे थे क्या उस वक्त? हाँ, आप में से कुछ बच्चे तो होंगे ना। तो बच्चों वो क्लास स्टार्ट जब टाइम पे होनी थी होगी थी? पूरी एलटी सेशन जो होता है वो था? एक्चुअली क्या है, ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने लॉगिन ही नहीं किया। अगर मैंने लॉगिन नहीं किया होगा तो फिर आप लोगों को कैसे दिखेगी? लेकिन अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने जब ये क्लास में आया था मुझे याद भी, मैंने लॉगिन भी किया था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ बच्चे उसकी रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पा रही है। रिकॉर्डिंग है? उस क्लास की रिकॉर्डिंग है? कहां पर है? एलएन प्लस पे ही है? अरे यार, संडे की एक्स्ट्रा क्लास का? अरे पक्का? मतलब एलएन प्लस पर संडे वाली क्लास में टैप करने पे आ रहा है? अरे तो इतना माहौल क्यों बना हुआ है? मेरे को तो इतना कॉन्सेप्ट चला दिया। गजब है। तो फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लिखो बच्चों। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ एसी वोल्टेज लिखो बच्चों, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। इफ एसी वोल्टेज इज गिवन बाय, if AC voltage is given by V is equal to, AC voltage is given by V is equal to 622 sin 50 pi t cos 50 pi t volt, six 22 sin 50 pi t cos 50 pi t, then find maximum, then find maximum average value for half and full cycle, average value for half and full cycle, RMS value and frequency of the AC. Average maximum, average value for full and half cycle, RMS value and frequency of the AC. Frequency of the AC. अब क्या होगा आपके सामने इक्वेशन, सुनो बच्चों ध्यान से। अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में आती है तो बताओ बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा V इज इक्वल टू 200 साइन 100t, तो बताओ बच्चों सीधा बोलो मैक्सिमम वोल्टेज कितना और फ्रीक्वेंसी कितनी? ओमेगा 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 100। खत्म हो गया। तो ये भी खत्म हो गया, इसमें क्या हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया मैक्सिमम। अरे ये क्या हो गया बच्चों? मैक्सिमम। और ये टी का मल्टीपल कौन है? 50 बाई, ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यस और नो? गलत। सुनो बच्चों ध्यान से, इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में डिफरेंस है। ये स्टैंडर्ड एसी फॉर्मेट है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा जाए वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये भी क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड एसी फॉर्मेट है। लेकिन अगर आप उसमें देखें, ना तो अकेला साइन है ना अकेला कॉस है, उसमें दोनों की मिलावट है, तो उस मिलावट को हटाना पड़ेगा और एक ही फॉर्मेट में लाकर फिर आप बता सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो बताओ बच्चों, क्या आप कुछ कर सकते हैं क्या? यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगा सकते हैं क्या?
ला सकते हैं अगर इसमें मैं एक फॉर्मूला लगा दूं 2 sin थीटा cos थीटा। एक तरीका है इसका, अगर sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई में हो तो उनको सिर्फ sin थीटा बना सकते हैं। नहीं जानते क्या? 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होने से sin और cos मर्ज होके क्या बन जाएगा? sin। नहीं जानते क्या? तो बताओ बच्चों, यहां 2 कहीं दिख रहा है आपको? कहां है 2? इस 2 को निकाल के यहां कर देंगे 62 रह जाएगा। ऐसे मत कर देना, 62 इंटू मैं यहां लिख देता हूं sin 50 पाई टी और cos 50 पाई टी। ये तो हो गया बच्चों ये ऐसे, लेकिन अगर ऊपर 2 तो फिर नीचे भी। अब तो कर लोगे बच्चों? अब बताओ वैल्यूज करो, सॉल्व करो। बोलना नहीं आंसर, जब मैं पूछूं तब आंसर देना। हाँ बोलो बेटा। 50 पाई टी अलग अलग बनते कैसे हुए? एक ही एसी की 2 फ्रीक्वेंसी, अजीब सा नहीं लगेगा? ठीक है, बोलो क्या इक्वेशन बताओ। 311 sin 2 थीटा sin 100 पाई टी। आप बताओ बच्चों, क्या ये इक्वेशन इससे मैचिंग है या नहीं? आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। और जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं बाकी की। बताओ बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, अरे बोलो मैक्सिमम वैल्यू 311। और सब बताए ना, सारी वैल्यूज आपको बता तो रखी हैं। बताओ आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। आरएमएस वैल्यू बताइए ना, V0/√2। अरे अभी बताया पूरा। इस स्टैंडर्ड का क्या होता है? V0/√2। और एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0। अरे बेटा फंक्शन के होते हैं एवरेज। वो जो वोल्टेज के लिए बताया है वो सब किसके लिए भी एप्लीकेबल है? करंट। एसी होना चाहिए, ये एसी वोल्टेज है, वो क्या था? करंट। तो ये सबके लिए। अरे अभी तो सारी वैल्यूज बताई आपको। क्या हो गया आप लोग? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी में अभी तो लिखा है सारा। ये क्या है? मैक्सिमम। तो फिर ये क्या है? मैक्सिमम। आई नोट 2 I0 बाय पाई क्या था? आरएमएस। अच्छा, यहीं के यहीं, अभी के अभी गायब कर दिया उसको। ये क्या था? एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। तो वोल्टेज के लिए क्या होगा? 2V0/पाई। बोलो ये क्या था? ये 0। वेरी गुड, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। ये था एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल। तो वो तो यहां पे भी क्या होगा? ये क्या था? ये I0/√2। ये क्या था? तो फिर यहां क्या हो जाएगा? अब तो सॉल्व कर लो रे, करो उसको सॉल्व। फर्स्ट वैल्यू में लिख देता हूं, V0 इज इक्वल टू 311 वोल्ट। सेकेंड, V एवरेज फॉर टी, मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू
सोचने की जो थी। फिर तीसरा V एवरेज 4, हाफ साइकिल इज 2V0 बाय पाई, 2 इंटू 311 बाय 3.14। तो दिमाग लगाओ बच्चों, ये लगभग कैंसिल हो गया, लगभग। अरे 314 नहीं 311 है, कैंसिल तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो वैल्यू लगभग कितनी आएगी, और AFC कैपोस लगा दोगे तो आएगी 198 वोल्ट। फोर्थ VRMS, V0 बाय √2, V0 √2। अचानक फास्ट कैलकुलेशन करने पर ऑन सॉल्विंग ओमेगा की वैल्यू बोलो, बोलो। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 पाई एफ 100 पाई लगाओ, फ्रीक्वेंसी एफ लगाओ, लगाओ कॉन्सेप्ट लगाओ 50। अरे इसमें क्या ऑन तो दिख ही रहे हैं। इन वैल्यूज को देख के कुछ हो रहा है, यस और नो? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ स्ट्राइकिंग नहीं है। अरे बहुत तगड़ा चीज है, बहुत तगड़ा, कुछ होना और हो रहा। क्या है बताओ, क्या खास बात है बताओ बच्चों? वोल्टेज कितना है RMS, जो कि इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, या सुनो RMS वैल्यू जो मेजर करता है वो कितना है, 220। और ये क्या है, और याद करो घरों में जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती नहीं होती है। इसका मतलब ये इक्वेशन हर घर की है या नहीं है? हर घर में ये इक्वेशन आ रही है नहीं आ रही है? घर घर की इक्वेशन है या नहीं है? इक्वेशन घर घर की है या नहीं है? इसको बोलते हैं इक्वेशन घर घर की, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। वास्तव में अब सुने ध्यान से, जो पोल्स से वोल्टेज मिलता है हमारे घर में, जो पोटेंशियल रेफरेंस आता है, जो AC आती है, उसकी एक्चुअल इक्वेशन ये है। इसलिए डेटा मैंने क्वेश्चन बनाया है, लेकिन डेटा इसलिए ऐसा लिया है, सेलेक्ट किया है कि हमारे घरों में हर एक इंस्ट्रूमेंट पर बताओ मैक्सिमम कितना वोल्टेज चला जाता है, 311। क्योंकि 220 तो कौन सी वैल्यू, RMS, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 311, और एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल कितनी 198। ये सीधा, क्योंकि ये घर की हाउस होल्ड AC है, इसके डेटा याद रखना बच्चों। 200 यानी कि ऐसे बोलो 220 वोल्ट का मैक्सिमम, बोलो 220 वोल्ट का मैक्सिमम 311, 220 वोल्ट का एवरेज हाफ साइकिल 198। ये स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। आज की सभा होने से पहले क्वेश्चन समझ में आए नहीं है बच्चों, तो फिर हाँ बेटा, इक्वेशन वोल्टेज, घरों में वोल्टेज आता है बेटा, करंट नहीं आता है। करंट तो हम जब डिवाइस लगाते हैं उस हिसाब से हम करंट ड्रॉ करते हैं और उतनी इलेक्ट्रिसिटी फिर हम कंज्यूम करते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट। घरों में क्या आ रहा है, दो तार लेके क्या आ रहे हैं, वोल्टेज लेके आ रहे हैं, इक्वेशन लेके आ रहे हैं। अब आप कनेक्शन करोगे, सर्किट कंप्लीट करोगे अपने घर का, नहीं है समझ में? क्या हुआ? अच्छा हाँ, अच्छा ये तो आया इसलिए आज, ये बच्चा तो आया इसलिए आज कि चॉकलेट मिलेगी। नहीं तो इतने तो कहाँ आ रहा, ये थोड़ी आ रहा था, आता थोड़ी था ये, लेकिन आज आया इसे इसलिए।